हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पे। बच्चों, आज यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स जिनका की बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 9 मार्च को, उनसे रिलेटेड है। एक्चुअल में आगे चलकर हम लोग सीयूटी के पेपर और सीयूटी की फॉर्म फिलिंग कैसे होनी है ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट राइट नाउ अपकमिंग 9 मार्च को सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर है और आपके पास आज फिजिक्स का पेपर हो गया होगा, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन बचे हुए। तो मैं चाह रहा था कि इन बचे हुए 4-5 दिनों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि आपका समय ज्यादा हम यूज ना कर पाए, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके और आप गिने चुने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर बोर्ड में जाकर अच्छा कर सकें। तो उसी के साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 9 मार्च को जो कि है, मैं क्या लेकर आया हूं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज विथ मार्क्स। 3 या 4 वीडियोस में मैं आपको पर डे पूरा 13 चैप्टर्स कवर करूंगा। मैं कवर डिटेल में नहीं करने वाला हूं, मैं कवर कुछ गिने चुने या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाऊंगा ताकि अगर आप उन टॉपिक्स को भी देखकर जाओगे तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। लास्ट मोमेंट पे मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट इतना ब्रॉड हो जाता है कि ये हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारा बर्डन हो जाता है। तो मैं जस्ट लाइक केवल गाइडेंस करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं। तो फिलहाल आज बच्चों हम केवल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दो चैप्टर्स में आपको जैसा कि पता होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये दो चैप्टर मिलाकर ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 नंबरों का आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि थ्योरेटिकल है और आपको तकलीफ भी देता है कुछ लोगों को, सर कैसे प्रूफ करें, क्या वर्डिंग लिखें। सबसे मेन समस्या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने में होती है, वर्डिंग लिखने में। जैसा कि आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों प्रूफ करना बोर्ड में 3 से 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 नंबर के सेक्शन में और कभी कभी 5 नंबर के सेक्शन में आ जाता है। प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन या चेक दैट। तो वही मैंने लिखा हुआ है, केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं लास्ट मोमेंट पे। क्या देखिए, पहले मैंने क्या लिखा हुआ, चेक दैट और प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका पहला टॉपिक है आपके रिलेशन एंड फंक्शन से। चेक दैट और प्रूव दैट द गिवन फंक्शन या गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, पहला टॉपिक ये रहने वाला, आपको बोर्ड में ये मिलेगा, आप सभी को पता है, बहुत सारे सैंपल पेपर आपके पास होंगे भी, आपने सॉल्व भी किया होगा। तो ये टॉपिक वो है जो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना या कि चेक करना आपको आना चाहिए। दूसरा क्या आ सकता है, आपके पास सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं, चेक और प्रूव दैट। अब ये क्या है, गिवन फंक्शन इज वन वन और ऑन टू, और जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में 2 ही टॉपिक है, या तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना और दूसरा मैपिंग को वन वन और ऑन टू प्रूफ करना। यही 2 टॉपिक ही है रिलेशन एंड फंक्शन में। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर इससे आता है और 2 नंबर तक आपका आ जाता है आईटीएफ से यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, वन वन और ऑन टू प्रूफ करना आना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों आपको आना चाहिए फंक्शन या रिलेशन, रिलेशन जो दिया गया है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैं कोई ओवरऑल लेक्चर नहीं ले रहा हूं, मैं जस्ट लाइक क्विक रिवीजन आप कह सकते हो। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको बच्चों 3 चीजों का पता होना चाहिए। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप सभी को पता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो ऐसे रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? बस केवल बाकी लैंग्वेज आप मत पढ़िए,
ये डेफिनेशन ध्यान दीजिए, क्या? इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू R, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रिलेटेड टू x, यहां पे लिखा भी हुआ है क्या? अगर आप सेम ऑर्डर पेयर लेते हैं, मतलब उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेम ले, तो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर किसी गिवन सेट के लिए, जैसा कि आपको पता है कि R जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो R हमारा A क्रॉस B या A क्रॉस A हो सकता है। तो A या A और B के जो भी हम सेम पेयर लें, जैसे A कॉमा A हमने लिया, तो गिवन रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करेगा, देन वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, ये सब आपने पढ़ा हुआ, केवल रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। क्या? इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R, देन y कॉमा x मस्ट बिलोंग्स टू R, या ऐसे समझो, if x is related to y, then this will implies that y must related to x। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है, जितने भी एक्स वाई हैं वो A क्रॉस A या A क्रॉस B में क्या करने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y is related to z, if x is related to y and y is related to z, then x must related to what, z। आपने a b c के फॉर्म में हो सकता है पढ़ा, a is related to b, b is related to c, then a is related to c। एक और चीज बच्चों, हो सकता है आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए, और आपको आइडिया ना हो कैसे इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय मेरा ये सजेशन हमेशा रहता है, आप ये तीनों डेफिनेशन जरूर लिख कर आइए। बोर्ड में अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको 1.5 मार्क्स जरूर मिलेगा डेफिनेशन का। आपने अगर तीनों सिर्फ डेफिनेशन ही लिख के चले आए हो तो 1.5 नंबर आपको 3 में से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया, जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर 2 टॉपिक हैं। क्या? एक तो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना, और दूसरा गिवन फंक्शन को प्रूफ करना, ये चेक करना कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं, ठीक है। मैपिंग या फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन को कैसे चेक करें कि फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं। हालांकि इसका सिंपल सा तरीका होता है, अगर f कोई मैप है a से b पर, मान लो डिफाइंड है, सपोज करो ये a है ये b है, तो अगर a का डिस्टिंक्ट एलिमेंट b के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। वही चीज यहां पर बोला भी जा रहा है। अब फंक्शन f from a to b set to be 1 1 if distinct element of a have distinct images in b। ये a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनकी ये इमेजेस भी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 1। इन शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए मैं कहूंगा ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी ब्रैकेट में कर रहा हूं। क्या? इफ f of x1 इक्वल्स टू f of x2, देन x1 मस्ट इक्वल्स टू x2। और ये दूसरा है, ये दोनों एक नहीं है, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं है। और लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, क्या इसका यही मतलब हुआ कि अगर इमेजेस सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम होंगे। और दूसरा लिखा, अगर 2 एलिमेंट सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी सेम नहीं होंगी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1। अगर इसमें दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन 1 1 है, और अगर इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा तो उसकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी, एलिमेंट सेम होगा, इमेज भी सेम होगी। और अगर 2 एलिमेंट लिया, दोनों इक्वल नहीं है, तो इनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैनी वन आपके सभी सिलेबस में है नहीं अभी। मैनी वन की आप डेफिनेशन नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको बोर्ड में। ऑन टू जरूर आप देख लीजिएगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। ऑन टू के लिए आप बस ये याद रख लो फंडा, सीधा सीधा, रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन, इतना याद रख लो बस, और कुछ नहीं। क्या? रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन हमारा ऑन टू है, नहीं तो
नहीं है। ऑन टू को surjective कहते हैं, आपको पता होगा, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 1 2 दोनों है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लाया हूं यहां पर एक या दो क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर करेंगे, जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है तो उससे रिलेटेड हम यहां पर क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका रिकॉल भी हो जाए और आप लोग क्वेश्चन को भी कर पाओ। तो देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है बच्चों, ये लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस साल बोर्ड में, लेकिन हाँ, इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, इसके भरोसे भी मत रहिएगा, लेकिन इससे एक रिकॉल जरूर हो जाएगा टॉपिक का। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को मैंने फंसते हुए देखा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि जनरल वाले तो कर लेते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है तो थोड़ा सा सपोज करने में और करने में दिक्कत होती है। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जांपल्स जरूर देख लीजिएगा, सारे के सारे। समय है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जांपल्स देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये पिछले साल पेपर में आया हुआ था, क्या, इफ n का मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N denotes the set of all natural number and capital R is the relation on n cross n, यानी जो R रिलेशन है हमारा वो किस पर है बच्चों, n क्रॉस n पर। डिफाइंड बाई, ये रिलेशन हम लिख लेते हैं, हमें काम देगा। हमारा रिलेशन डिफाइंड कैसे है, a, b रिलेटेड टू c, d if ad into b plus c equals to bc into a plus d। ऐसे याद रखिए, यहां का फर्स्ट एलिमेंट, यहां का लास्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, बचे हुए दो एलिमेंट का सम, ad into b plus c equals to, उल्टा कर दीजिए, यहां पे जो सम है वो यहां पे प्रोडक्ट में आ जाएगा और वहां पे जो प्रोडक्ट है वो यहां पे सम में आ जाएगा। सो दैट, ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट लिखा है कि चेक दैट लिखा है। अगर सो दैट लिखा है तो आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर उसको प्रूफ करेंगे, ये श्योर है कि वो होना ही है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा ही होगा। उसमें आप कुछ अपने टेक्नोलॉजी, अपने ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां पर चेक करना है तो वहां पर अगर वो चीज नहीं है तो आपको एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल देके डिस्प्रूव करना है, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो। ठीक है, फिलहाल हमें शो करना है तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। सबसे पहले शो करने के लिए सबसे पहला पार्ट आप सभी को पता है हमें क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ये पढ़ा था, क्या, अगर x रिलेटेड टू x हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। यहां पर हमारे लिए जो x होगा वो सेम ऑर्डर पेयर होगा, यानी हमें ये प्रूफ कर दें अगर, क्या, a, b रिलेटेड टू a, b, यही हुआ कि नहीं, यहां पर x था, यहां पर x था, लेकिन यहां पर वो x हमारे लिए a, b बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें यहां पे लेना है, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो ये देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो a, b रिलेटेड टू a, b, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, अगर ऐसा होता, सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, क्या, a इंटू बी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और बचे हुए दो का सम, b प्लस a इक्वल्स टू, इसी का उल्टा यहां पर b इंटू ए और a प्लस बी। जब ध्यान से देखिए बच्चों इस रिलेशन को, ये जो मैंने सिंस में लिखा हुआ है, क्या a और b की कोई भी नेचुरल वैल्यू आप ले लो, a बराबर 3 ले लो, b बराबर 4 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या कभी भी ये गलत होगा? कभी नहीं गलत होगा। सिंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, जितने भी ए बी आपके n क्रॉस n के हैं, अगर कोई भी मेंबर ले लो, ए बी इंटू बी प्लस ए और बी ए इंटू ए प्लस बी, ये बच्चों क्या होगा, सेम ही होता है। और अगर ऐसा है तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो हमारा R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्योंकि अगर बच्चों ऐसा है तो इस डेफिनेशन को रिलेट कराइए, ये बात सही हो जाती है कि नहीं। ए बी रिलेटेड टू ए बी का मतलब क्या है, ए बी रिलेटेड टू ए बी का मतलब ये हुआ कि a इंटू बी और विद इन ब्रैकेट b प्लस ए, a इंटू बी विद इन ब्रैकेट b प्लस ए इक्वल्स टू, इसी का जस्ट उल्टा, यहां पर b प्लस ए प्लस में तो b इंटू ए और a इंटू बी है तो यहां पर a प्लस बी। तो मैंने जैसा कि कहा, ये आपको बिल्कुल लग रहा होगा a और b की हम कोई भी, मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 और 4 कहा भी है, आप कोई भी वैल्यू a और b की नेचुरल वैल्यू रख लो, ये रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। मतलब कुल मिला के ये हमेशा जो इक्वालिटी है हमेशा होल्ड करेगी सारे नेचुरल नंबर a और b के लिए, इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अब बारी आती है
रिफ्लेक्सिव तो चलिए सर हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया तो चलो ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी देख लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव भी देख लेंगे। सिमेट्रिक लेट, क्योंकि सिमेट्रिक में आपको पता है ये दिखाना होता है क्या, अब मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बात करूंगा कि अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से, तो सी कॉमा डी को रिलेट करना होगा ए कॉमा बी से सिमेट्रिक होने के लिए। ठीक, तो मान ले रहा हूं मैं, ये वाली कंडीशन में मान ले रहा हूं, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। जनरली अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ना होता तो हम बोलते हैं ना लेट एक्स रिलेटेड टू वाई, और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं वाई रिलेटेड टू एक्स, लेकिन x और y यहां पर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो जस्ट लाइक इसको आप x की तरह देखो और इसको आप y की तरह देखो। तो यहां पर है क्या, a कॉमा b को हमने x मान लिया, c कॉमा d को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब जैसे हमें दिखाना क्या है कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, तो हमने लेट कर लिया। जैसे कि आपको पता है सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, आपने ये अगर एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, तो आपको ये प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि C कॉमा डी रिलेटेड टू A कॉमा बी। अगर ये हमने दिखा दिया तो हमारा रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक भी होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, लेट ए बी रिलेटेड टू C कॉमा डी, ये वाली डेफिनेशन आप लगाइए। क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि A इंटू डी मल्टीप्लाई में B प्लस सी इक्वल्स टू, इसी का उल्टा, यहां पे B प्लस सी था तो BC और A इंटू डी था तो A प्लस डी। अगर मैं इसको रिवर्स कर लूं, यानी BC इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू AD इंटू बी प्लस सी, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बच्चों। अगर मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये कब आएगा, यानी CB इंटू डी प्लस ए इक्वल्स टू DA इंटू सी प्लस बी। तो बस वही चीज आ चुकी है हमारे पास, CB इंटू डी प्लस ए DA इंटू सी प्लस बी। उसी को थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, BC को CB लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A प्लस डी को D प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू AD को DA, B प्लस सी को C प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे ये आया बच्चों तो यहां से हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, C कॉमा डी, क्या लिख सकते हैं, C कॉमा डी रिलेटेड टू A कॉमा B, and this will implies that the relation R is what, सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन R है हमारा बच्चों वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कि देखो क्या किया था, A कॉमा बी रिलेटेड टू C कॉमा डी था, और क्या आ गया, C कॉमा डी रिलेटेड टू A कॉमा बी, यानी X रिलेटेड टू Y था और Y रिलेटेड टू X हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है बच्चों वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बिना ट्रांजिटिव के आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते। तो रही बात किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव के लिए करते क्या है, लेट, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट A कॉमा बी रिलेटेड टू C कॉमा डी एंड C कॉमा डी रिलेटेड टू E कॉमा F। ये हमने मान लिया। अगर बिना ऑर्डर पेयर में रिलेशन आपने पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा क्या, इफ X इज रिलेटेड टू Y and Y is related to Z, this will implies that X is related to Z। कि अगर ऐसा होगा तभी हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हमारे लिए ये X है, ये Y है, ये Y हुआ, ये Z, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, X रिलेटेड टू Z, यानी A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा F। अगर इसकी डेफिनेशन यहां पर लगाते हैं, ये अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि हम जब यहां पे सिंप्लीफाई करें तो हमें पता रहे कि हमें लाना क्या है, थोड़ा सा आसानी होती है, इसलिए यहां पे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये E है तो ये हो जाएगा AF इंटू बी प्लस ई इक्वल्स टू BE इंटू A प्लस F। बच्चों अगर ये रिलेशन आ गया तो हम कह देंगे कि हमारा जो ये रिलेशन है ट्रांजिटिव भी, और हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा फॉर ऑल A B C D E F। ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं A B B C C D D F, ये n क्रॉस n पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो पहले डेफिनेशन लगाइए दोनों पे, A B अगर C D से रिलेट कर रहा है तो ये हो जाएगा AD इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू BC इंटू A प्लस डी।
एंड अगर ये सी डी ई एफ रिलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी एफ इंटू डी प्लस ई इक्वल्स टू डीई इंटू सी प्लस एफ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करिए, कैसे? बी प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस डी अपॉन ए डी। हमने किया क्या, बी सी को इधर और ए डी को इधर भेज दिया। इसी तरह डी प्लस ई अपॉन डी ई और सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। तो अलग अलग तोड़ दीजिए इसको, तो b से b कैंसिल, 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी, इधर 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए, 1 बाई डी है ये, और इधर क्या बचेगा, इसी तरह से इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, तो 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी, इधर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी। इन दोनों को बच्चों LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस इधर का RHS 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है। 1 बाई सी 1 बाई सी, 1 बाई डी 1 बाई डी। अब जो बच रहा है उसको एलसीएम लेके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा बीई, ऊपर हो जाएगा ई प्लस बी या बी प्लस सी, इधर ए एफ और ऊपर आ जाएगा ए प्लस एफ, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए एफ इंटू बी प्लस ई इक्वल्स टू बीई इंटू ए प्लस एफ। जरा ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था, ए एफ इंटू बी प्लस सी, ए एफ इंटू बी प्लस सी, बीई इंटू ए प्लस एफ, बीई इंटू ए प्लस एफ। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं देयरफॉर द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो आपने क्या देखा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस वी कैन से दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का, सिमेट्रिक प्रूफ करने का और देखो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए 2 नंबर मिलेंगे। रिफ्लेक्स, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आधा नंबर, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए 1.5 नंबर, ठीक है? नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 नंबर, और कितना हो गया 3, 4, 4.5। और लास्ट में जो आप लिखोगे क्या, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लिखना पड़ेगा, इसे नहीं कि ट्रांजिटिव दिखा के छोड़ दो। आधा नंबर इसका, टोटल ये 5 नंबर का बच्चों है, 2, 2, 4, 1, 5। ये 5 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। तो बस केवल एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहते हैं ये फंसाते भी हैं, आपने देखा भी होगा, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं हम, जैसे हो सकता है अगर आपको ये स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा फिर भी मैं समझा दे रहा हूं है क्या क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन को मैं बता भी दे रहा हूं, व्हाइट स्क्रीन है, में भी ब्लर हो। फंक्शन है -4 to 4 से 0 to 4 पर, और डिफाइंड है f of x इज इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बोर्ड में आया हुआ है लास्ट ईयर। सो दैट f इज ऑन टू बट नॉट 1 1। पहली चीज तो ये, इसमें 2 चीजें प्रूफ है। आप पहले प्रूफ करिए कि फंक्शन जो है ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है अगर f a बराबर √7 तो a की पॉसिबल वैल्यूज को भी बताइए। ये है पूरा क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया हुआ था। तो ऑन टू के लिए जैसा कि मैंने बोला हुआ है, क्या अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये फंक्शन है आपका, इसका रेंज फाइंड आउट करिए अंडर दिस डोमेन। मतलब रेंज ऑफ f, अगर मैं कहूं आपको रेंज ऑफ f आपको निकालना है, मतलब जरा ध्यान से देखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की वो पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हो। जैसे ये रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट में क्या लिखा हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर।
x की मिनिमम वैल्यू -4 रखो प्लस मैक्सिमम वैल्यू +4 रखो तो 0 आएगा। क्या कभी भी -4 से लेकर +4 तक के बीच में कोई भी वैल्यू रखो इंक्लूडिंग -4 एंड +4, कभी भी अंडर रूट में जो वैल्यू है क्या निगेटिव आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। 0 आएगी, यस। -4 और 4 पर ये वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4 आएगी। 0 x इक्वल टू 0 पुट करो, वैल्यू क्या आएगी? 4। तो ये जो हमारा हो गया फंक्शन का क्या हो गया? रेंज हो गया। आप इसको लेट करके भी निकाल सकते थे, y बराबर आप इसको √16 - x² मानते, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते, x की वैल्यू निकालते, देन निकालते तो भी आपका यही आता। कुल मिला के टारगेट ये था रेंज निकालना। तो फंक्शन की रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4 जो कि कोडोमेन के इक्वल है। तो हेंस द फंक्शन इज, आप बोर्ड में इतना भी लिख दोगे, रेंज निकाल कर दिखा दोगे तो बिल्कुल ये सही माना जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 मैंने कहा अगर डिस्प्रूव करना है, fx आपके पास है √16 - x²। जरा f of 1 और f of -1 इन दोनों को निकालिए तो हो जाएगा 16 - 1 का स्क्वायर 1 √15। यहां पे भी 16 और -1 का स्क्वायर +1, लेकिन आएगा तो यहाँ पे 1 ही ना, √15। तो आप यहां पर ये देख रहे हो f of 1 और f of -1 दोनों की इमेजेस सेम है, लेकिन दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू -1। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर fa बराबर √7 तो a की वैल्यू बताओ। fa का मतलब हुआ 16 - a² रूट में इक्वल्स टू 7, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 16 - a² इक्वल्स टू क्या आ गया? 7। तो ये हो जाएगा a² इक्वल्स टू 9। दिस विल इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू +-3। तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बच्चों, एक +3 और दूसरी -3। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में आपको केवल इतना ही देखना है, बस 1 1 ऑन टू चेक करना आना चाहिए, दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इतना कर लेते हो 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया बोर्ड में। ठीक है, तुरंत आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आईटीएफ से लेकर आए हैं। अभी लास्ट में चलते चलते मैं इसका डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दूंगा, तरीका या ट्रिक कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फिलहाल ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए थे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/4, ये 2 मार्क्स में आया था बच्चों, प्लस कॉस इनवर्स cos π और प्लस tan इनवर्स 1। क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं, मे बी स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, तो आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। ठीक, आपको पता है इसके लिए सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होनी चाहिए, रेंज आपको पता होनी चाहिए। याद कर नहीं होगी तो मैं अभी तरीका भी समझा दूंगा, फिलहाल अभी मैं बता देता हूं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो आपको ये पता है ये 3π/4 का मतलब कितना होगा? 135 डिग्री। कितना होगा? 135 डिग्री। और हमें ये पता है कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है। तो इसके आगे हमें जाना नहीं है, इसलिए इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साइन इनवर्स साइन π - π/4 पे। ठीक, प्लस कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π होती है, इसलिए यहां पर इसको डायरेक्ट हम पाई लिख देंगे। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। तो ये हो जाएगा कितना है? π/4। यहां से आप साइन π - π/4 करोगे और आपको पता है ये साइन इनवर्स साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन π/4 ही है। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा क्या? π/4 प्लस पाई प्लस π/4। तो 2π/4 प्लस पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आया क्या? π/2 प्लस पाई, जिसका आंसर हो गया 3π/2। ठीक है बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में समझा दे रहा हूं कि कैसे निकाला जाता है। इसमें और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑप्शन में भी इंटरनल चॉइस थी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x where x belongs to -1 to 0, also write its range।
कॉस इनवर्स एक्स, ग्राफ एक बार जरूर सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख के जाइएगा। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं, 0 -1 -2, यहाँ पे मान लीजिए ये है π/2, ये है पाई। ठीक, आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 90 पर हमारा cos इनवर्स π/2 ये होगा, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो cos इनवर्स पाई हमारा -1 पे कुछ ऐसा होगा। तो इसका जो ग्राफ बच्चों बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। बस इतना ही बनाना था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। पूरा नहीं बनाना था cos इनवर्स x का। कब? वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 0, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0, ये दिया हुआ, इसी पर हमें ग्राफ बनाना था। तो ये इसका ग्राफ है, 1 नंबर इसका आपको मिलेगा। राइट इट्स रेंज, तो इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज देखो क्या हो गई, -π/2 से पाई। तो इसकी रेंज हमारी क्या है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए? यहां पर क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से पाई। ठीक है, सॉरी -π/2 से नहीं, π/2 से। ये ऊपर हम पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहे हैं, cos 90 0, cos पाई -1, यस। तो रेंज इसकी क्या है, π/2 से पाई। 1 नंबर रेंज का मिलेगा, 1 नंबर ग्राफ का मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन बच्चों जो आपके पेपर में आया था। फिलहाल आज के लेक्चर में मुझे केवल इतना ही बताना था। ठीक है, आज के लेक्चर में मुझे केवल इतना ही बताना था। ये 2 चैप्टर का रिवीजन हो गया। बस इस स्क्रीन पे मैं चाह रहा था आपको एक बार मैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे जल्दी से जल्दी रिकॉल करें। मान लीजिए बोर्ड के पेपर में आ गया तो हम कैसे याद करें। तो आप ऐसे करिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये लिख लीजिए, सभी में इनवर्स लगा दीजिए। ठीक, ये आप y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। यहां पे आपको पता है 0, π/2, -π/2, पाई कर दीजिए। ठीक, यहां पे आप लिख दीजिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। लास्ट का ध्यान दीजिएगा, लास्ट का 2 रिवर्स है। ठीक है, VH VH HV, मतलब क्या है सर इसका? तो देखो हम सीधा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता रहे हैं, यानी रेंज बता रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वर्टिकल लाइन को देखिए, वर्टिकल लाइन पे किसी पे भी साइन, क्या ऐसी कोई एंगल है जिस पर साइन डिफाइन ना हो? नहीं। तो आप क्या लिख दीजिए, -π/2। छोटा वैल्यू हमेशा इंटरवल में पहले लिखा जाता है और बड़ा वैल्यू हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये हो गया साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब आ जाइए हॉरिजेंटल लाइन पे, यानी कि यहाँ 0 है, यहाँ पाई है। इस लाइन पे कहीं पे, ये ओरिजिन है, इस लाइन पे कहीं पे क्या आपका कॉस जो है डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर वही चीज, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। टेन में आ जाइए, फिर से वर्टिकल, वही लाइन पे आना है y एक्सिस पे, लेकिन इस बार tan 90 डिफाइंड नहीं होता, तो इंटरवल ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक साइन इनवर्स में क्लोज था, यहाँ पर ओपन हो गया, और बाकी सेम टू सेम। फिर से हॉरिजेंटल, कॉट इनवर्स, तो फिर से हॉरिजेंटल वाली 0 to पाई रहेगी, लेकिन इंटरवल इस बार ओपन होगा, क्योंकि आपको पता है कॉट हमारा 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं है। हाँ, अब आइए सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स में हॉरिजेंटल लाइन ही लेनी है, तो हम पूरा ले रहे हैं 0 से लेकर पाई तक क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन सेक हमारा कोई एक ऐसा एंगल है इस हॉरिजेंटल लाइन पे जिस पे डिफाइंड नहीं है, और वो कौन सा एंगल है बच्चों? सेक हमारा कितने डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता? सेक 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि cos 90 0, तो सेक 90 नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 पे आपको वैल्यू, सेक इनवर्स 9π/2 आपको डिफाइंड नहीं मिलेगा, माइनस कर दीजिए सिंगलटन π/2। इन सिमिलर मैनर कॉसेक इनवर्स में वर्टिकल लाइन यानी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, यहां पर भी एक वैल्यू आपको मिलेगी सिंगलटन 0 डिग्री पर, जहां पर आपका कॉसेक इनवर्स डिफाइंड नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको आप 2 मिनट लगेगा, आप याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि किसी पे भी साइन इनवर्स हमारा ऐसा एंगल नहीं जिस पे डिफाइंड ना हो। कॉस इनवर्स है हॉरिजेंटल लाइन 0 to पाई, सारे लाइन पे डिफाइंड है हर एक एंगल पे, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। टेन इनवर्स फिर वर्टिकल -π/2 से +π/2, यहां पर ओपन इंटरवल, क्योंकि एंड पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है टेन। कॉट इनवर्स सिमिलर मैनर पे 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन है, एंड पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। सेक इनवर्स फिर से हॉरिजेंटल लाइन पे पूरे क्लोज 0 to पाई पर डिफाइंड है, एक्सेप्ट एक एंगल, वो है 90 डिग्री। सिमिलर मैनर में कॉसेक इनवर्स -π/2 से +π/2 केवल 0 पर डिफाइंड नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के माध्यम से आप शॉर्ट में आप 2x की स्पीड में भी करके देख सकते हो, क्वेश्चन को हटा सकते हो, लेकिन जो टॉपिक बताएं, जो कॉन्सेप्ट बताएं, वो पूरा का पूरा आपको बोर्ड में ये 6 नंबर जरूर मदद करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार आप इसको देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कुछ चैप्टर्स के साथ। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।